अस्सलाम वालेकुम। सो डे 5, 1 अप्रैल 11:30 AM को क्लास चल रही है। डे 5 सी साइड कम्प्रीहेंशंस। ठीक है, आज भी थोड़े नए टाइप के कम्प्रीहेंशंस देखेंगे हम। एक कम्प्रीहेंशन तुम्हें पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर नजर आएगा। आज का जो पहला कम्प्रीहेंशन है 7.5 मार्क्स का है। वो 2.5 into 3 3 क्वेश्चन है। वो सब्जेक्टिव ऐसा लगा है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक कर रहा है, वो कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहा है। कॉम्प्रिहेंशंस में क्या होता था, आमतौर पर अपने जीएस के टॉपिक के सवाल आते थे। पॉलिटी से कोई आ गया, इकोनॉमी से आ गया, इन्वायरमेंट से आ गया, बायोडाइवर्सिटी से आ गया, ऐसा होता था। लेकिन चंद पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो प्योरली इंग्लिश कम्युनिकेशन उस टॉपिक पे भी होता है। ठीक है, आज ऐसा एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जो हमें पूछा गया था 2015 में। तो ये 2015 में 7.5 मार्क्स का पैराग्राफ है। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स या जितने भी यहाँ पर पैराग्राफ दिए गए, एक ही पैराग्राफ है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के हम आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले ही है, लेकिन इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह। या फिर ऐसा भी कर सकते, और एक सिस्टम ऐसा होता है कि भाई दिया गया सवाल देख लेना, सवाल देख लेना, सवाल देख लेना, और एग्जैक्टली ये सवाल पैराग्राफ के किस स्टेटमेंट में मेंशन है, उसके आगे पीछे भी अगर से हम अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड होता है कि भाई पूरा रीड करना, फिर क्वेश्चंस देखना, ऑप्शंस देखना। दूसरा मेथड डायरेक्टली ये पैराग्राफ को फाइंड आउट करना, स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना, वहां से आंसर निकालना। देखो आपको जैसा सहूलत है करिए। तो इसके लिए तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पे पैराग्राफ ला रहा हूं मैं। पहले से पढ़ लिए थे क्या, नहीं पढ़े थे अभी? नो चलिए, नहीं पढ़े तो हाँ, आप लोग भी साइलेंट में पढ़िए। 1-2 मिनट देता हूं, ये पैराग्राफ पढ़िए आपकी स्क्रीन पर रखकर।
चलिए पढ़ना हुआ पैराग्राफ। यस सर। यस, तो अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखने के बाद एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट कहाँ है वहां पर वापस जाना, वहां पर वापस जाकर दोबारा रीजन करके आना आप। तो क्वेश्चन है, ऑथर सेज दैट ए थॉटलेस वर्ड hardly ever skip his tongue or pen. So which one of the following is not a reason for this? So not a reason for thoughtless word. देखिए, तो यहाँ रीजंस क्या दिया उन्हीं? He believes in economy of words. He believes in restraining his thought. He has hesitancy in his speech, and he has no intention to waste his time. So not a reason, okay, that a thoughtless word hardly ever escape his tongue or pen. तो यहां पर पैराग्राफ में आओ, कहां पर है वो? थॉटलेस वर्ड हार्डली एवर escape. हाँ, यहां है, नजर आया? यस सर। यस, सो ए थॉटलेस वर्ड, ए थॉटलेस वर्ड हार्डली एवर escape my tongue or pen. ठीक है, उसके रीजंस यहां से दे रहा हूं नहीं. I must say that beyond occasionally exposing to me to laughter, my constitutional shyness has no disadvantage whatever. So his shyness is to my advantage बोल रहा. My hesitancy is now a pleasure and his hesitancy benefits. कैसा benefit करती है? Has been that it taught me the economy of words, and his hesitancy or his shyness formed habit of restraining my thoughts. तो इसकी वजह से क्या हुआ? And I can now give myself the certificate that, अब वो सर्टिफिकेट क्या दे ले रहा अपने आप को? A thoughtless word hardly ever escape my tongue or pen. So reasons यहाँ पर जो मेंशन है, he has hesitancy यहाँ पर मेंशन है. He believes in restraining his thought, restraining my thoughts. Then he believes in economy of words, economy of words. तो तीन रीजन पैराग्राफ में मेंशन है, बी सी डी वाले. तो आंसर क्या होगा? नॉट ए रीजन, ए वाला। ए वाला. ही हैज नो इंटेंशन टू वेस्ट हिज टाइम, ये रीजन नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता. तो क्वेश्चन नॉट ए रीजन पूछा, तीन रीजन मेंशन किए गए थे. बिलीव्स इन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, बिलीव्स इन रेस्ट्रेनिंग हिज थॉट, ही हैज हेजिटेंसी इन स्पीच. ठीक है, तो ये अक्लमंद आदमी है, जबान का कम इस्तेमाल करता है, जितनी जरूरत उतना ही बात करता है, फेंकते नहीं बैठता वाले जैसा. चलो अच्छी बात है. सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर ऑथर टू बी spared many mishaps is that. So most appropriate reason for author to be spared many mishap is that he hardly utter writes a thoughtless word. He is a man of immense patience. He believes that he is a spiritual person. He is a votary of truth. So most appropriate reason, he has been spread many mishaps. तो many mishaps वाला कीवर्ड जाकर देखो. यहाँ है 10. I have thus been spread many mishap. ओके, तो रीजन ऊपर जाकर ढूंढना पड़ेगा. हाँ, यहाँ है. So that a thoughtless word hardly ever escape my thought or pen. So thus have been spread many mishap or waste of time. तो आंसर क्या आना? He hardly utters a thoughtless word. ठीक है, तो ये कुछ भी रीजन नहीं है. इमेंस पेशेंस की बात, स्पिरिचुअल पर्सन की बात, वोटरी ऑफ ट्रूथ की बात. मिल गया आंसर? यस सर. Yes. So again, the answer is A. Then last question.
For the author, silence is necessary in order to surmount constitutional shyness, hesitancy in speech, suppression of thought, and tendency to overstate. So for the author, silence is necessary. तो साइलेंस की बात क्या कर रहा नहीं, वहां पर जाना है. देखो यहां है साइलेंस, यहां है साइलेंस. सो एक्सपीरियंस हैज थॉट मी, तजुर्बा को क्या बताया, कहते एक्सपीरियंस हैज थॉट मी दैट साइलेंस is a part of spiritual discipline of a votary of truth. So proneness to exaggerate or to modify the truth is a natural weakness of man, and silence is necessary in order to surmount it. So silence is necessary in order to surmount it, exaggerate, modify the truth. बड़ा चढ़ा कर बात करना, छेड़छाड़ करना सच के साथ, उन चीजों से साइलेंस बचाता है बुर्रानी. तो वो कहां पर लिख कर है? शाइनेस है, हेजिटेंसी है, सप्रेशन है, ओवर स्टेट है. Silence is necessary in order to surmount the बोलो फैजान. सी सर. अरे यहां पर वापस जाओ पैराग्राफ पे, तुम यहां से यहां तक ये 3 लाइन में है. साइलेंस, साइलेंस यहां लिखा हुआ है ना. So experience has taught me that silence is a part of spiritual discipline. So proneness to exaggerate. हाँ, तो देखो यहाँ proneness to exaggerate or to modify the truth is a natural weakness of man. इंसान क्या है, हमेशा झूठ को तोड़, सच को तोड़ मोड़ता है या बड़ा चढ़ाकर पेश करता है. तो उसके लिए क्या है, साइलेंस इज नेसेसरी in order to surmount it. So in order to surmount overstating, silence is necessary. आंसर आया, समझ गए? सो एग्जैगरेट से तुम्हारे को आंसर आता था ओवरस्टेट. तो ये पैराग्राफ डिस्कस कराने का मकसद क्या है? ये पैराग्राफ कंप्रीहेंशन से ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहा आपने. समझ में आया ना? पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर था और बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो 7.5 मार्क्स का है ये. तो ऐसा पैराग्राफ भी आपको आ सकता. तो आपको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चंस को केयरफुली एनालाइज, और जो दिया गया डायरेक्टिव पैराग्राफ होता है, वो डायरेक्टिव पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ो. यहां पर क्या पूछ रहा, फिर इससे वापस जाओ, ये चीज कहां पर मेंशन है, उससे एक दो लाइन आगे या पीछे आपको आंसर मिल जाएगा. यहां पर भी पहले सवाल के रीजंस आपको मिल गए, दूसरे सवाल में भी आपको कीवर्ड देखे तो मिल गए, तीसरे में भी मिल गए. तो इस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा. ये कंप्रीहेंशन से ज्यादा आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने वाला है. ऐसे भी पैराग्राफ आएंगे, ऐसे 1-2 भी आ गए तो आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन मुश्किल है ऐसा सॉल्व करना. सो बी रेडी फॉर दैट. अब वापस आ जाओ अपने रेगुलर पैसेजेस पे. सो रेगुलर पैसेजेस पे अगेन क्वेश्चन क्रिटिकल इन्फरेंस पूछ रहा आपको, क्रिटिकल इन्फरेंस ऑफ द अबव पैसेज. सो ए बी सी डी दिया, एक ही क्वेश्चन है ए बी सी डी. तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर एबीसीडी वाला डायरेक्टली कर ले सकते हैं. चलिए 1 मिनट में पैराग्राफ पढ़िए.
तो क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसमें फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स में क्या है? शेयर ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी इन इमर्जिंग इकोनॉमी डबल हुआ, कहते पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डबल हुआ। इसके इम्प्लीकेशन है इंडियन पॉलिसी के लिए भी, ओके, क्योंकि इक्विटी मार्केट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो राइज पे है, उसका थ्रेड भी है, कहते फ्लैग्ड एज ए थ्रेड that can compromise the global financial stability in a chain reaction, so on. So critical inference क्या है पूछ रहा है इस पैराग्राफ में दी गई रिपोर्ट का। So FPI, foreign portfolio investments, are not good for emerging economies. Advanced economies undermine global financial stability. India should desist from accepting FPI for foreign portfolio investment in future, and emerging economies are at the risk of shock from advanced economies. पहले एलिमिनेशन की तरफ जाओ तुम, कौन सा गैर जरूरी ऑप्शन है, इन्फ्रेंस नहीं है, उसको अपन कट कर देंगे। FPI आर नॉट गुड फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, इसको रख सकते हैं या कट कर सकते हैं? कट करेंगे। सिर्फ इतनी बात तो नहीं बोल के रुक गया ना पैराग्राफ, इतनी सी बात को बोल के नहीं रुका और बोला कि भाई आगे भी बोल रहा था ना कि थ्रेट है, कैन कंप्रोमाइज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, सब बोल रहा था नहीं, तो ये एक तो कट हो गया। इसके अलावा सी को रख सकते या कट कर सकते। इंडिया शुड डिसेस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन फोर्ट इन्वेस्टेड इन फ्यूचर, क्या ये बात बोलना चाह रहा होगी? कट, नो, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक जगह पर उन्हें मेंशन कर रहा है ये थ्रेट किसको है, कंप्रोमाइज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इंडिया, वो भी फ्यूचर वाला, तो इसको भी कट कर सकते हैं। अब बच गया एडवांस इकोनॉमीज अंडरमाइंस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज आर एट द रिस्क ऑफ शॉक फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी। एक बार पैराग्राफ दोबारा भी पढ़ सकते हैं आप, दो में से क्या आंसर आना है देखने के लिए। ऐसी सिचुएशन आई समझो, दोबारा पैराग्राफ भी पढ़ लेना। एडवांस इकोनॉमीज अंडरमाइन द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज आर एट द रिस्क। देखो फाइंडिंग्स क्या है, शेयर ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवांस इकोनॉमीज इन इमर्जिंग इकोनॉमीज डबल हो गया, तो अब इमर्जिंग इकोनॉमी रिस्क पे है ना, समझ में आया? यस यस, सो इमर्जिंग इकोनॉमीज आर एट द रिस्क ऑफ शॉक फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी। शॉक एग्जांपल यहां दिया आगे, ये फेडरल रिजर्व का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी अगर से आया तो वो ऐसा बताया। सो इतना केयरफुल आंसर आपको निकालना होगा। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, फिर बी भी कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। इकोनॉमी बेस्ड था। और खास बात क्या है इस एग्जाम की मालूम, ये मेरे ख्याल से 2015 के पैराग्राफ्स ले रहा आज मैं, ये सवाल एग्जैक्टली ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये हम आपको सुबह में GS1 में पूछा, ठीक है। तो 15 या 16 में ये डायरेक्ट सवाल आया था हमारे को सुबह में, मॉर्निंग में, ये रिपोर्ट कौन पेश करता है, कौन लाता है बोल के। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूट लाता, कौन सा ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाता? IMF। तो ये मॉर्निंग में हम आंसर दिए थे, ये मॉर्निंग में आंसर दिए थे, फिर आफ्टरनून में सी साइड में भी आया ये सवाल। चलिए, ऐसा बहुत बार होता है। नाउ लुक एट अनदर पैराग्राफ, तो 2015 का ही लिए ये पैराग्राफ है आपका। अजम्पशन पूछ रहा, रेशनल अजम्पशन ABCD है, तो दिया गया पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए।
तो लुक एट दी रेशनल अजम्पशन। तो पैराग्राफ में क्या क्या दिया, मोटे मोटे पॉइंट्स क्या दिया, रिचर स्टेट्स, ओके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा, कटिंग डाउन कार्बन इमिशन एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। और ये रिचर स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बोल रहा हूं, they got electricity and they are faster, they are having per capita income and they are capable of sharing burdens, okay, ठीक है, ये सब चीजें बोल रहा। फिर यहाँ तो जस्ट एग्जाम्पल है और ये एक स्पेसिफिक केस है, एग्जाम्पल बताया यहाँ पर दिल्ली का, फिर एक स्पेसिफिक केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, फिर फाइनली बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर इन लॉसेस। ये लॉसेस क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है स्टेट्स को। किस लिए डिस्करेज हो रहे हैं, अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सो व्हाट, ABCD, richer states must lead in production and adoption of renewable energy. Poor states always have to depend on rich. State electricity board can improve their finances by undertaking clean energy projects. High economic disparity between rich and poor is the major cause of high carbon emission. तो पहले कौन सा ऑप्शन आसानी से कट कर सकते हैं, बी वाला। देखो बी वाला, एक तो पोर स्टेट ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन रिच फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये बात सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है ये पैराग्राफ, और ऑलवेज वाली बात आया तो इसको कट कर दिए। देन ये पैराग्राफ और किस टॉपिक पे नहीं है और किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, क्या ये पैराग्राफ स्टेट बोर्ड्स के ऊपर है क्या? नो सर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर भी नहीं है ये पैराग्राफ। ये तो एक सिचुएशन बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉसेस में है बोलकर, दे कैन इंप्रूव देयर फाइनेंसेस बाय अंडरटेकिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो इनके ऊपर भी नहीं है पैराग्राफ। देन डी, हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन पुअर एंड रिच इज द मेजर कॉज ऑफ हाई कार्बन इमिशन इन इंडिया। तो क्या सिर्फ ये हाई कार्बन इमिशन तक था? नो सर, नो। तो अब आ गया देखो आंसर, रिचर स्टेट्स मस्ट लीड, उन्हें कोशिश करना चाहिए, लीड करना चाहिए इन द प्रोडक्शन एज वेल एज अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो दे मस्ट लीड, तो क्यों लीड करना, उसका रीजन उन्हें बता ही दिया कि रिचर स्टेट दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कटिंग डाउन इमिशन एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया दे गॉट द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ग्रोइंग फास्टर, हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम एंड केपेबल ऑफ शेयरिंग द बर्डन। इतने सारे आर्ग्यूमेंट उन्हें खुद दे दिया अपने लिए, तो आंसर क्या आना? ए सर, ए आना, ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, बायोडाइवर्सिटी मैंग्रोव वाले टॉपिक से आया गया सवाल, देखो मैंग्रोव से, ठीक है, चलिए पढ़िए, आंसर दीजिए। लॉजिकल इन्फरेंस पूछ रहा आपको मैंग्रोव के ऊपर। So mangrove can shed tons of leaves per acre every year. Fungi bacteria break down this leaf and consume it. They can then they are consumed by tiny worms, which in turn feed small fish, which feed large fish and crocodile. So answer क्या है? और कौन से ऑप्शंस को आप आसानी से पहले एलिमिनेट कर सकते? बी वाला सर। सर ए को भी ए को भी कर सकते।
ए और बी को पहले एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन विदाउट मैंग्रोव, तो ये तो भाई कट हो गया। देन मैंग्रोव्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मेरीन इकोसिस्टम, इसको भी कट कर दिए। देन सी एंड डी बच गया। सी में बोल रहा मैंग्रोव हैव क्रूशियल रोल इन सम फूड चेन्स, यहां बोल रहा कंपोजिशन ऑफ मेरीन फ्लोरा एंड फौना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैंग्रोव। सम फूड चेन या फिर लार्जली डिटरमाइंड बाय मैंग्रोव। सी सर। सम वाला सर, सी। सर सी सम वाला। वाला, सम वाला, राइट। So mangroves have crucial role in some coastal food chains. Okay, good answer. जैसा हम GS1 में कर रहे थे वैसा ही आसानी से आंसर निकालिए। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर भी ABCD वाले थे। क्रिटिकल इन्फ्रेंस पूछ रहा आपको, ये पैराग्राफ है, बड़ा कर रहा हूं स्क्रीन। चलिए, पैराग्राफ में चाइल्ड डेथ इंडिया का सिनेरियो बताया जहां पर हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है और उसके बहुत सारे रीजंस बताए गए, ठीक है। तो रीजन जैसे यहां पर एक बताया गया, बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस एब्सेंस है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। देन अदर इश्यूज बताया इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिजेस, एनीमिया, सो ऑन, जिससे चाइल्ड डेथ रेट यहां पर इंडिया में बहुत ज्यादा है, जो भी बता रहा। तो क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या है और कौन से ऑप्शंस को तुम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो वो देखो। सर ए को। बी सर। बी बी वाला सर। भी सर, तो बी भी गया, lot of Indians are illiterate, hence do not recognize the value of basic health practices, ये गया। बी भी गया कि उसके बाद इंडिया हैज a very huge population and the government alone cannot manage, ठीक है, ये भी गया। देन सी और डी में कौन सा इंक्लूसिव है वो आंसर आ जाता अपना। सी और डी में जो सर, इंक्लूसिव सी। है वो आंसर आ जाता। सी वाला, डी एक्सट्रीम। Universalization and integration of maternal health and child health can effectively address the problem. तो यूनिवर्सलाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ मेटरनल हेल्थ भी हो गया, जहां पर तुम एनीमिया जैसे चीजें, चाइल्ड मैरिज को भी एड्रेस कर सकते, और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को भी एड्रेस कर सकते, तो प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पर क्या है, जस्ट न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, उतने ही बोल के रोक दिया हमें। तो ये नहीं है आंसर, आंसर सी है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन, वेरी गुड। तो ऐसा आंसर आप आसानी से निकाल सक रहे, 2-3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दे रहे, गुड। चलो अब नेक्स्ट, हाँ 2 ऑप्शन वाला पैराग्राफ लिया अब मैं, 2 ऑप्शन है यहां पर। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, 2 स्टेटमेंट दिया। चलो 2 स्टेटमेंट वाला पैराग्राफ।
तो पैराग्राफ है, फूड ट्रेवल्स मोर देन द पीपल, हाउ इट इज ट्रैवलिंग, सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स भी हो रहे बोलकर बता रहा, और लास्ट में फूड इनसिक्योरिटी की भी बात कर रहा हूं। चलो देखते हैं, पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज which of the following are true, consuming regionally grown food not depending on long travel food is a part of eco-friendly behavior, then food processing industry puts a burden on our natural resources. डायरेक्टली मेंशन नहीं है, एनालाइज करके ही इसका आंसर दे सकते हो आप। तो क्या दिए गए फैक्ट में कौन से स्टेटमेंट तुम्हें ट्रू लग रहे दिए गए ऊपर फैक्ट की रोशनी में? सर ए। अगर से ए लग रहा, कंज्यूमिंग रीजनली ग्रोन फूड नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग ट्रैवल फूड इज ए पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली बिहेवियर, यस, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रैवलिंग फूड जो सुपरमार्केट से आ रहा उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे बोला हमने, तो लोकल फूड खाओ, ठीक है, फायदा होगा। एक तो चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स ए बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस, ये सही है क्या? नो, ये गलत है। ये गलत है। देखो पढ़ो, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हो रहे, एग्जाम्पल जनरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही ना यहाँ, क्यों? डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट हो रहा, रिड्यूस नेचुरल कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट, फिर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग, ये सब फूड इंडस्ट्री की वजह से हो रहा ना, फूड प्रोसेसिंग। सो फूड प्रोसेसिंग पुट्स ए बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस, एग्जांपल दिया ना, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, यस। तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ था, डायरेक्ट मेंशन नहीं होती ये चीजें, एनालिसिस करके आपको आंसर निकालना होता है, इसीलिए यहां अजम्पशन या कंक्लूजन बोलकर कीवर्ड नहीं देता हूं, ठीक है। यहां दिया कि ट्रू क्या है इस पे, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अजम्पशंस नहीं पूछता, कंक्लूजन नहीं पूछता, ऐसा। तो ऐसे भी पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट, यहां एक सैंपल पैराग्राफ लाया, ये एक्चुअली कंप्रीहेंशन नहीं है, ये कंप्रीहेंशन नहीं है, ये जो सेल्यूजिज्म बोलकर हम इंग्लिश में या फिर सी साइड में प्रैक्टिस करते हैं, सेल्यूजिज्म बोलकर, उसी तरीके का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो इट इज नॉट ए कंप्रीहेंशन बट ए पैराग्राफ बेस्ड सेल्यूजिज्म वाला क्वेश्चन। फिर भी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने को दे दिया, एक बार पढ़ो और इसका आंसर बताओ। इट इज नॉट ए कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये दिया गया जो पैराग्राफ है, डायरेक्टिव पैराग्राफ, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, ये इंग्लिश कंप्रीहेंशन या कंप्रीहेंशन नहीं है, ठीक है। और जब कंप्रीहेंशन होता है सवाल तो नहीं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता कि गिवन कंप्रीहेंशन में आपको 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, वो सही है, कंप्रीहेंशन नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस को दिया कि ये ऐसे भी आपको रेडी रहना है सवाल। ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, ओके, so good athletes want to win and all athletes who want to win eat well balanced diet, therefore all athletes who do not eat a well balanced diet are bad athletes। so best conclusion क्या है पूछ रहा हूं, no bad athlete want to win, no athlete
who does not eat a balanced diet is a good athlete. Every athlete who eats a well balanced diet is a good athlete. All athletes who want to win are good athletes. तो ये रीजनिंग बेस्ड सवालात है, इसका प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे भी सवालात है, ठीक है। तो कंक्लूजन यानी 100% सही होने वाली बात रहती है कभी भी। सो नो बैड एथलीट वांट टू विन, ऐसा कुछ है क्या यहां पर? ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट वेल बैलेंस डाइट आर बैड एथलीट्स बोल रहा हूं यहां पर है, लेकिन नो बैड एथलीट वांट टू विन ऐसा कुछ भी नहीं है। देन नो एथलीट who does not eat a well balanced diet is a good athlete. So good athletes who want to win, okay, and all athletes who want to who eat, बहुत कंफ्यूजिंग है। किसी को आंसर बना क्या? C is the answer. C sir. नहीं, यहां पर भी देखो, एवरी एथलीट हु ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट। तो फिर बैड की बात कराना उनके ऊपर। एवरी एथलीट हु ईट्स ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज ए गुड एथलीट। खाली डाइट कर ले तो एथलीट हो जाता कि ये इसकी विन करने की वांट टू विन वाली बात मिसिंग है इन सी। और यहां पर डी चले गया, ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट, भाई उसके साथ डाइट की बात नहीं है इन दोनों के। और यहां पर नो बैड एथलीट वांट टू विन, ये भी कुछ कंक्लूसिव नहीं है, तो बी ज्यादा कंक्लूसिव दिख रहा मेरे को। यस सर, बी। बी ज्यादा सही दिख रहा, इस हिसाब से आंसर निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब पैराग्राफ की तरफ लेकर जा रहा हूं। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, जब रियल टाइम में मैं कर रहा था ना, मुझे पढ़ने में भी मजा आया। रियल टाइम में मुझे आज भी याद है, 10 साल हो गया ये सी साइड का पेपर देकर, मगर याद है। सिट्स अगेंस्ट ए रूरल बैकड्रॉप, तो एक देहात की कहानी बता रहा है यहां पर, पढ़ो ये देहात की कहानी, और ये स्टोरी किस इशू पर है, किस सेंसिटिव इशू पर है आप बताना। तो ये जो सेंसिटिव स्टोरी है, क्या इनफिडेलिटी के ऊपर है, लव एंड बेट्रायल के ऊपर है, लीगल सेफगार्ड लैकिंग फॉर वुमेन, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट? पेट्रियार्कल माइंडसेट, पेट्रियार्कल सोसाइटी। बराबर। क्यों? क्योंकि देखो, कपल तो हैप्पीली मैरिड था, बट दे डू नॉट हैव ए चाइल्ड। तो इन्फ्लुएंस किसने किया? सास ने, मदर। ओके, सास क्या चाहती थी? पोता, ग्रैंड चाइल्ड। उसने बेटे की दूसरी शादी कराई। तो पूरी कहानी है इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है, वंश बढ़ाने के लिए चाहिए बोलकर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना है। वेरी गुड, आंसर इज डी। नेक्स्ट,
ये पैराग्राफ है, इसके पीछे क्वेश्चन है आगे, यहां पर एक क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट is not to rule or control by fear, nor to demand obedience, but to free every man from fear. तो अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट बताया। सो अगेन अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? इन अदर वर्ड्स क्या है बोल रहा? टू स्ट्रेंथ द राइट्स, नेचुरल राइट्स। और क्या बोल रहा? ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? टू डेवलप देयर माइंड्स। ठीक है, तो अल्टीमेट एम एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। तो इन्फ्रेंस क्या है पूछ रहा? ट्रू एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सिक्योर सिटीजन्स देयर सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। प्राइमरी कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट सोशल सिक्योरिटी टू ऑल। Best government is the one which allows citizens to enjoy liberty in all matters of life. Best government is the one that provides absolute physical security. तो कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं? किन कीवर्ड्स की वजह से एलिमिनेट कर सकते हैं? सर सी वाला बी भी कर सकते हैं। जो डी बोल रहा, absolute physical security. Best government is one that provides absolute physical security to the people. और यहां पर भी देखो absolute social security की बात कर रहा, और यहां पर प्राइमरी कंसर्न की बात कर रहा, यहां पर बेस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा, जो दोनों अपने पैराग्राफ की चीज नहीं है, और एब्सोल्यूट लगाकर गलत कर दिया। अगेन सी कोई बोल रहा था, अगेन एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात कर रहे। तो तीनों ऑप्शन में क्या है? एब्सोल्यूट। हाँ, ये एब्सोल्यूट गया, ये भी एब्सोल्यूट गया, ये भी एब्सोल्यूट गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। और वहां पर ही आपको एम ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा नहीं, यहां पर तो कंसर्न बात कर रहा था, या बेस्ट गवर्नमेंट बोल दिया। और पूरे पैराग्राफ में एम ऑफ द गवर्नमेंट है इज टू सिक्योर द फ्रीडम। कौन सी? सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। गुड, आंसर आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्लेमिंगोस के ऊपर है। देखो छोटा सा पैराग्राफ है, कलोररी बताना है, और फिर से आप कीवर्ड देखकर भी आंसर कर सकते हैं। चलिए पढ़िए और आंसर करिए। सर सी। हाँ यस प्लीज, आंसर हुआ। कीवर्ड्स सी। एलिमिनेशन, सी इज द आंसर। Yes, sir. तो एलिमिनेट क्या क्या करे बोलो? ए वाला होगा सर पहले, ऑल स्पीशीज। All फिर species. सेकंड ओनली बर्ड्स। हाँ, मास नेस्टिंग एसेंशियल, तो ये गया। देन बी, Only birds, sir. हाँ, ओनली बर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप सोशल बिहेवियर, ये भी गया। देन डी, अगेन ऑल स्पीशीज, तो ये भी गया। सो आंसर आ गया सम स्पीशीज, ओके, ऑफ बर्ड्स।
ठीक है, आंसर सी, वेरी गुड, आ गया। देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक पैराग्राफ है, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, एक बार पैराग्राफ पढ़ लो। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मसलों को यहां पर बताया गया। एक मसला अंडर स्टाफ है, उसके साथ साथ और मसले क्या है, अंडर स्टाफ होने के साथ साथ जो स्टाफ है वो स्टाफ ना ही स्पेशलाइज्ड है, ना ही प्रोफेशनलिज्म रखता है, और ना ही उनके पास टेक्निकल या मैनेजरल कॉम्पिटेंसीज है, और रूल्स भी इन चीजों को ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो ये सारी चीजें हैं म्युनिसिपालिटीज की खामियां। सो रेशनल अजम्पशन क्या है? क्या ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, वो भी ऑल ओवर द कंट्री, या फिर नहीं ये better quality of life in our local government bodies have adequate staff with required skills and competencies? Then absence of institutions which offer requisite skills in city management, या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड? कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा तुम्हें? बी बी बी, बी, This लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, अवर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, adequate staff with skills with competencies, very good, answer is B, हो गया। चलिए, बैंक अकाउंट के बारे में है, और आंसर डायरेक्टली कर ले सकते हैं आप, थोड़ा सा पढ़ लो। सर डी। डायरेक्टली समझ गए, दे आर फाइनेंशियली first line. इलिटरेट। हाँ, फाइनेंशियली इलिटरेट है, कहां पर? वास्ट नंबर ऑफ सिटीजन्स इन रूरल इंडिया आर फाइनेंशियली इलिटरेट। So D is, it is essential to provide them financial literacy to the poor. Very good. तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है, और यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि मनरेगा शुड बी एक्सटेंडेड ओनली टू दोज हु हैव अकाउंट, ये तो ऐसा ही कट हो गया था। गोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेज पेमेंट इज नॉट टू एलिमिनेट मीडिएशन, ये भी गया था, ठीक है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है, गुड। नेक्स्ट, 3 ऑप्शन है। Individual groups, leaders who promote human development operate under strong institutional political constraints that affect policy options. So leaders who promote human development operate under strong institutional
political constraints that affect policy options. So focusing exclusively on economic growth is problematic. तो बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स दी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स दी ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 ऑप्शन दिए गए यहां पर, ठीक है, आल भी है। सो ट्रू क्या है बोल रहा आज पर दी थीसिस? सर सी ऑप्शन 2 ओनली। हाँ, तो 1 को क्यों एलिमिनेट कर दिए तुम? सर ओनली रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। हाँ, so developing countries, in developing countries, strong institutional framework is the only requirement for human development and policy option? No. तो 1 गया, 1 गया, 2 ऑटोमेटिक सही हो गया, 3 क्यों गया? अगेन Focusing only human So, development. हाँ, Only. focusing only on human development should be the goal. सर इसको भी कट कर दिया, वेरी गुड। तो इधर भी ओनली, उधर भी ओनली, ओनली का जलवा कट कर दिया तुम, वेरी गुड, आंसर आ गया। देन अनदर क्वेश्चन है इसके ऊपर, हाँ इसी पैराग्राफ पर क्वेश्चन है। सो विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बैलेंस अप्रोच की बात कर रहा था उसके बेसिस पे, और एक सवाल है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल टू इंश्योर रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज समटाइम इज ए कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा डायरेक्टली मेंशन था इनमें से? सेकंड। सेकंड तो डायरेक्टली मेंशन था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज समटाइम्स भी बोल रहा, देखो नहीं, ऑलवेज नहीं, समटाइम्स ए कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मेंशन था। कहां गया वो? हाँ, नेगेटिव एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस था यहां पर। सो ग्रोथ is unbalanced, growth is often associated with negative environmental consequences, ये तो मिल गया। और क्या था? While we have good knowledge about how to advance health and education, the causes of growth are much less certain and growth is often elusive. तो यहां पर कुछ आ रहा क्या? Higher economic growth is essential to ensure reduction in economic disparity. तो या तो आंसर इसका 2 ओनली है या तो बोथ रहता। क्या करना है? क्योंकि अजम्पशन है, वहां पर मेंशन होना चाहिए पैराग्राफ में कुछ ना कुछ उसके बारे में। सो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल टू इंश्योर रिडक्शन, ऐसा कुछ एसेंशियलिटी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको? 1 को कट, हाँ ऐसा कट कर दे सकते। देन द लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, फिर व्हाट इम्प्लाइज by liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Sir, B is A? answer. B. D आएंगे। B, B, D सर। B, दिल्ली। देखो जो बी बोला भाई, लॉ के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं है भाई, लिबर्टी आई मीन आजादी, हाँ एटमॉस्फियर,
ऐसा एटमॉस्फेयर इन विच द मेन हैव द अपॉर्चुनिटी. So atmosphere means maintenance of conditions. Okay, opportunities to their best means growth of human personality. ये है आंसर. ठीक है. So absence of restraint कट हो गया, ability to do what one desire कट हो गया, law permits कट हो गया. तो ये सब कट. और ये क्वेश्चन बाद में हम आपको प्रीलिम्स में पूछा, GS1 में लिबर्टी की डेफिनेशन 2018 प्रीलिम्स में पूछा. तो ऐसा सी सेट और जीएस ओवरलैप होते रहते थे हमारे टाइम पे. तो आज कुछ अलग अलग टाइप के भी पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह. तुम लोगों को समझ में आया होगा. थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे आसानी हो जाएगी. टुमारो वी विल कंटिन्यू. ठीक है, अल्लाह हाफिज.